Hello aspirants and hello IS Central community. So this video is primarily about the mains 2026 preparation. हम यहाँ पे प्रीलिम्स 2026 एंड प्रीलिम्स मेंस 2026 के पूरे रोड मैप के बारे में बात करेंगे. वी विल डिस्कस द एंटायर स्ट्रेटजी टू क्लियर दिस एग्जाम इन 2026 अटेम्प्ट. एंड यहाँ पे ये वीडियोस का जो कंटेंट है वो स्टार्ट करने से पहले, प्लानिंग के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा था कि इस वीडियो में कुछ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को बतानी चाहिए. तो मैंने एक नोट बनाया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी काफ़ी टाइम से, है ना. मेंस जब 2026 हुआ तो उसके बाद स्पेशली मैं वो रीड करूँगा. मैंने इतनी चीज़ें याद नहीं हो सकती, इसमें आपको दिखेगा नहीं टेक्स्ट ढंग से, तो इतनी चीज़ें याद नहीं हो सकती. आई कैंट रिमेंबर सो मैनी थिंग्स. मैं पढ़ के आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जो मैंने लिखा. So first is, even after giving 44 complete questions in mains and 52 if we count partial, the craziest questions due to which I became truly satisfied for the first time in last 4 years, still we want to say something. So मेंस 2026 का रिजल्ट है ना, जो क्वेश्चंस आप सभी ने देखे हैं, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, नेशनलिज्म वाला, जितने भी क्वेश्चंस हैं, दे आर फिनोमिनल क्वेश्चंस, क्रेजीएस्ट रिजल्ट्स एवर पॉसिबल. जिन चीज़ों को सभी टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस आज न्यूज़पेपर्स में फाइंड कर रहे हैं एंड वो बहुत खुश होकर वीडियो बना रहे हैं कि वो बताएंगे कि 20 में से किसी सर्टेन जीएस पेपर के 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द करंट अफेयर्स. तो वो चीज़ें हमने ऑलरेडी कर दी. एंड इन लास्ट 4 ईयर्स ये पहली साल थी और ये पहला एग्जाम था जब हम ट्रूली सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई हुए हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगा है. ठीक है. Even after this, see if it's about selling courses only. So today, after watching our results, most of the aspirants will join our courses. But still, why we are doing it? Because it is important. So मैं किस चीज़ को रेफर कर रहा हूँ? मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे आंसर राइटिंग को. हमने इतना रिजल्ट दिया है कि आज के टाइम पे अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, आईएएस सेंट्रल के बारे में सोचें, तो क्या होगा कि हम अपना रिजल्ट दिखाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पे आके हमें ज्वाइन करेंगे. वो तो ठीक है, और उसमें काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो यहाँ पे एग्ज़ाम को ईजिली क्लियर कर लेंगे 2026 में, एंड देन हम उसके बाद क्लेम कर लेंगे कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हैं, जो कि पढ़े भी होंगे. बट ये उसके बारे में नहीं है, ये इस बारे में है जो कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है प्रीलिम्स या मेंस या कॉम्बो कोर्स वटेवर, जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, वो कैसे सारे के सारे हम अश्योर करें कि वो यहाँ पे प्री और मेंस क्लियर करके जाएं अच्छे से. तो जब बात उसकी आती है, इतना रिजल्ट देने के बाद भी हम बात कर रहे हैं आंसर राइटिंग की. नाउ प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में जो आंसर राइटिंग का द टाइम वी हैव इज़ वेरी वेरी लेस, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. नाउ इसके बाद मैं दो चीज़ों के बारे में और बात करूंगा. फर्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टाइम. This time is an edge. This time makes IAS and IPS, and those who use this time nicely saves attempts and years. But still, there are many who waste this time, which is equal to wasting years. You can make each dimension strong. किस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं? ये जो टाइम पीरियड है ना, फेब तक का, जो 5 to 6 मंथ्स का टाइम पीरियड हमारे सामने है, ये वो टाइम है जो डिसाइड करता है कि आप IAS IPS या वटेवर जो भी आप बनना चाहते हैं वो बनेंगे या नहीं बनेंगे. ये वो टाइम है जो आपके अटेम्प्ट्स को और ईयर्स को बचाता है. एंड यहाँ पे फिर भी काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, मैं कहूँगा 90%, 80-90% ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो इस टाइम को वेस्ट करते हैं. मुझे खुशी होती है इस चीज़ को देख के कि ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशंस, ऑल द टीचर्स सेइंग दिस इन वन वॉइस कि यार इस टाइम को यूटिलाइज कर लो. पता नहीं क्यों एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस जाके होंगे मार्च के आसपास में, मतलब कि 3 महीने पहले एग्जाम से, फिर वो फेल होंगे, फिर वो दोबारा वही वाली गलती बार बार दोहराएंगे. तो पता नहीं क्यों फेल होने के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं. तो वो एक बहुत बड़ी गलती है. सो टुडे लेट मी गिव यू अ कोर इंटरनल इनसाइट. यू नो वेरी वेल, आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमारी मार्केटिंग्स को देख के, हमारी एड्स को देख के ही जुड़े होंगे ऑफ कोर्स, या आपने हमारी कोई वीडियो देख ली होगी कभी यूट्यूब पे. सो इतनी मार्केटिंग करने के बाद, इतनी एड्स करने के बाद, इतने बच्चों को जब हमारे यहाँ पे एनरोल किए हैं, उनसे इतनी बातें हुई है, एक इंटरनल इनसाइट बताता हूँ जो हमने हमेशा फाइंड आउट की है. वो ये है कि सारे के सारे मोस्टली जो एस्पिरेंट्स है 80% के आसपास वो जाके एक्टिव होते हैं फेब के आसपास में. एक फोमो आना स्टार्ट होता है, जनवरी में थोड़ा थोड़ा आएगा, फेब में थोड़ा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर जाके वो कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे, या फिर कोर्सेज को ज्वाइन छोड़िए वो प्रेपरेशन करना स्टार्ट करेंगे.
अब ये वो टाइम है जो पहले से प्रिपेयर कर रहे थे, आप सोचिए वो कितने ज़्यादा एडवांस प्रिपेयर्ड है, जो अगस्त में सितंबर में अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं या जो प्रीलिम्स के बाद में ही अच्छे से स्टार्ट कर चुके हैं, उनका लेवल क्या होगा, वो कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे और वो कितना स्ट्रक्चर में हर चीज़ को कर चुके होंगे। तो जो लास्ट में जाके प्रिपेयर कर रहा है, हो सकता है उसका गलती से प्री क्लियर हो जाए, लेकिन वो मेंस के लिए फिर फंसेगा जाके। इस साल हमने एक्सपीरियंस देखे जिनका प्री क्लियर हो गया एंड मेंस का जब टाइम आया तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि यार प्री तो क्लियर हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए चांसेस अच्छे खासे दिख रहे हैं। अब जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा 15 दिन में, उसके बाद 1-2 दिन बड़े अच्छे जाएंगे उनके कि मेरा प्री क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही जब वो थोड़ा सा नीचे आएगा ना माइंडसेट, जो वो डोपामिन हिट हुआ है, जो सारी चीज़ें जब हिट होंगी ना, जो ब्रेन के केमिकल सारे सेटल होंगे, तब याद आएगा कि यार अब तो मेंस की प्रिपरेशन करनी है और ये क्या होता है मेंस, ये कैसे होगा क्लियर। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने हमें देखने को मिलती है। तो जैसा मैंने बताया कि हम हज़ारों कोर्स बेचते हैं, है ना? वी टॉक टू देम, वी मार्केट आवर कोर्सेज़, माय एक्सपोज़र सेज़ मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गेट्स एक्टिव इन ड्यूरिंग लास्ट 3 to 4 months बिफोर द एग्ज़ाम। सो दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, ओके? नाउ दोज़ विद सक्सेसफुल प्रिपरेशन, एस्पिरेंट का अटेम्प्ट या ईयर सक्सेसफुल होगी, वो इस पे डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन वो सक्सेसफुल और नॉट, इफ द प्रिपरेशन वो सक्सेसफुल और नॉट। और वो फेल होगा, ये भी डिपेंड करता है कि क्या उसकी जो प्रिपरेशन थी वो फेल्ड थी। तो ये इन पे डिपेंड करता है। सो सक्सेसफुल preparation is equal to success in the exam and failed preparation is equal to failure in the exam। सीधी सी बात है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए। नाउ सेकंड पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिग्निफिकेंस है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इसमें क्या है, प्लानिंग इज द किलर ऑफ द ह्यूज साइलेबस। जो हमारे सामने बहुत बड़ा कोग्निटिव लोड है, आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करने हैं, आपको क्वालिफाइंग एग्जाम्स भी प्रिपेयर करने हैं, आपको ऐसे भी करने हैं, आपको जीएस भी करना है, आपको सी सेट भी करना है, आपको सारी चीज़ें करनी है और आपके सामने आपकी लाइफ की भी हज़ारों प्रॉब्लम्स यू मस्ट बी फेसिंग, है ना? सो ऐसी जब इतनी बड़ी कोई चीज़ होती है ना, तो एक कहावत होती है ना कि ईट द एलिफेंट इन बिट्स एंड पीसीज। तो आप यहाँ पे अपना जो कॉग्निटिव लोड होता है ना कि कब क्या करना है, उसको ख़त्म करेंगे। जैसे अभी मेरे सामने पूरी की पूरी मेरी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे स्ट्रेटेजी लिखी हुई है कि अगले हम कुछ टाइम में क्या-क्या करने वाले हैं, लाइव सेशंस के बारे में एंड कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में, एक्सपीडिशन कोर्स के बारे में, सब कुछ पूरा ऊपर से नीचे तक लिखा हुआ है कि कैसे क्या फिनिश करना है, कब क्या करना है, वो सब। तो कॉग्निटिव लोड खत्म हो जाता है कि पता है पहली बात तो क्या करना है और कब करना है। तो प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप यहाँ पे एक बार जब अच्छे से प्लानिंग में अच्छा काम कर लेंगे तो आप उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, आप एक्शंस ले पाएँगे बेसिकली, ठीक है? सो जो ये प्लेथोरा ऑफ टास्क होते हैं, इनको ये खत्म करती है। नाउ उसके बाद अब जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं और हम आईएएस सेंट्रल की जो बेसिकली कम्युनिटी है, जिसका पार्ट हम हैं एज अ इंस्टीट्यूशन, एंड हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट एस्पिरेंट्स हैं पूरी कम्युनिटी में, पूरी एस्पिरेंट्स कम्युनिटी में, जिन्होंने प्री भी देख लिया, मेंस भी देख लिया, रिजल्ट भी देख लिया, उनमें एक अच्छा खासा एंथुसियाज्म हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से इस साल में प्रिपेयर करके एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम अपनी पूरी प्लान के बारे में। सो जब बात करते हैं प्लानिंग की, तो सबसे पहले ही देखा जाएगा कि टाइम पीरियड कितना है, द टाइम एट आवर डिस्पोजल वो कितना है। सो डेट्स एंड फेजेस इन जनरल इफ वी सी, प्रीलिम्स 2026 इज ऑन 24th May 2026 and the mains 2026 is on 21st August 2026। So again the story is repeating now। प्रीलिम्स 2025 एंड मेंस 2025 के बीच में भी कम टाइम था और अभी भी हमारे सामने काफ़ी कम टाइम है, ओनली 89 डेज। इस 89 डेज को वी काउंट एज 85 डेज, क्योंकि 4 डेज तो हमारे वैसे भी वेस्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एक एक दिन काउंट होता है। 4 डेज हमारे प्री के बाद वैसे भी हो जाएंगे वेस्ट। सो जो टोटल गैप है बिटवीन प्रीलिम्स 2026 एंड मेंस 2026 इज 89 डेज। 3-4 डेज को अगर हटा दे तो हम मान के चलते हैं 85 डेज। नाउ इज दिस टाइम इनफ? ये क्या इनफ टाइम है? बिल्कुल भी नहीं, सभी को पता है। जब प्रीलिम्स को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रीलिम्स आ रहा है आज से 9 मंथ्स के बाद, ठीक है? लेकिन जब आप वहाँ पे देखेंगे कि यार मेंस के लिए सिर्फ 2-3 महीने ही हमारे सामने, तो दोनों ही पिक्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेर एज मेंस में आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स उसके सामने कुछ भी नहीं है मेंस के सामने। तो क्या करेंगे? नाउ एज वी नो कि हमारे पास वी हैव ओनली 85 डेज, सो वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट देम विद सम एडिशनल टाइम बिफोर हैंड।
अब जो टाइम हमारे पास है उसके साथ हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सो 15 सितंबर 2025, आज 16 सितंबर है, कल 15 था, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको 15 फरवरी 2026 तक अगर हम लेके चलते हैं तो 153 एडिशनल डेज हमें मिल जाते हैं। एंड आफ्टर 15 Feb 2026 वी विल स्टिल हैव 100 डेज, अप्रोक्सीमेटली 100 डेज फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये हमारा प्लान है। सो टोटल यहाँ पे 153 डेज ये हो गए मेंस के लिए, एंड 89 डेज ये हो गए, तो 242 डेज हम कह सकते हैं हमारे पास मेंस की प्रेपरेशन के लिए है। ठीक है, अवेलेबल फॉर मेंस प्रेपरेशन। नाउ व्हेन वी से यूपीएससी एग्जाम, हम इसको बोलते हैं मदर ऑफ ऑल एग्जाम। ये एक ऐसा एग्जाम है जो पूरी साल चलता है, फिक्स कैलेंडर है इसके ऑलमोस्ट, एंड इसकी साइकिल काफ़ी लंबी है, इसका साइलेबस काफ़ी लंबा है। जब मेंस का एग्जाम चलता है तो 10 दिन लगातार चलता है। तो ये एक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम प्रोसेस है। नाउ इसके लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, गियर शिफ्ट हमें करने होंगे। वो क्या है, गियर वन अगर हम देखें अपना, अगर हम एक व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, सर्टेन मंजिल पे हमें पहुंचना है, तो हमें देखना होगा कि कब कितनी स्पीड हमें लेनी है, कब कैसे क्या करना है। ठीक है, सो पहला है बैलेंस्ड मोड। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस टुगेदर। ये यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 153 डेज हमारे हैं, जो हमने आपको बताया यहाँ पे फेब 2026 तक, इसमें हम वी विल प्रिपेयर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, 4 आवर्स हम अपने मेंस को दे सकते हैं, 4 आवर्स हम अपने प्रीलिम्स को दे सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ये सभी के लिए है, ये जनरल यहाँ पे एक रूटीन है। आप इसको अपने हिसाब से, आप जॉब करते हैं नहीं करते हैं, आपकी प्रेपरेशन का लेवल क्या है, आपको 3 साल हो गए प्रिपेयर करते, या आपको 1 ही साल हुआ है, या आपके कौन से एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, आप अपने हिसाब से प्लान कर लेंगे। लेकिन हमें ये लेके चलना है कि हम मेंस और प्री दोनों के लिए अच्छे से प्रेपरेशन करें। ये जो मेंस के 4 आवर्स है, इसमें हम क्या करेंगे कि जीएस की आंसर राइटिंग, जीएस के जो टॉपिक्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आप पढ़ेंगे, और साथ में 2 घंटे आप ऑप्शनल पे देंगे। तो 2 घंटे जीएस पे राइटिंग एंड स्टडिंग दी टॉपिक्स, एंड 2 घंटे आप यहाँ पे फोकस करेंगे ऑप्शनल के ऊपर ओनली। ठीक है, नाउ मेंस की प्रेपरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको 1 आवर सी सेट पे देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है कि कितना भी रिजल्ट दे दो, कितने भी क्वेश्चन दे दो, लास्ट में बच्चा जाके सी सेट की वजह से फंस जाएगा। नाउ सी सेट कोई तो क्लियर कर ही रहे, सी सेट को भी क्लियर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है। जस्ट प्रिपरेशन जो उसके लिए नीडेड है वो हमें करने की रिक्वायरमेंट है। एक सिंसियर एस्पिरेंट एक अटेम्प्ट में इस एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकता है। आज हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है, इतना कुछ देखने के बाद, इतनी सालों तक पढ़ाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद। वो डिपेंड करेगा वो कितना प्लान लेके चल रहा है। और हम बोलते तो हैं कि 1 साल की प्रिपरेशन है, बट वो 1 साल की होती नहीं है। बच्चे जाके लास्ट के 3 to 4 मंथ्स में ही सिंसियर होते हैं, और उसके भी 2 महीने का कोर पीरियड होता है जिसमें वो सबसे ज़्यादा सिंसियर होते हैं। लेकिन जो बच्चा पूरी साल सिंसियर है ना, वो आराम से कर जाएगा। सी सेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, 1 आवर करंट अफेयर्स पे हम फोकस करेंगे यहाँ पे प्री के लिए, और उसके अलावा 2 से 3 घंटे हम अपना स्टैटिक पढ़ेंगे। ये जो स्टैटिक है ये मेंस के लिए भी काम आएगा, और यहाँ पे हमारे लिए भी काम आएगा। नाउ ये वो टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी स्टैटिक के बारे में उतनी क्लैरिटी नहीं है इन दी प्रेपरेशन एरेना, कि स्टैटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल रेलिवेंट है, क्योंकि आपको एक बेस तो बनाना ही है। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपको स्टैटिक पे जितना भी टाइम इन्वेस्ट करना है 153 डेज में कर लीजिए। इसके बाद स्टैटिक का थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीलिम्स के जो 100 डेज है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे आप करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ आई सेंट्रल कम्युनिटी। आपको पता है कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, गियर 2 है प्रीलिम्स ओनली मोड। अब ये जो 98 डेज हमारे सामने हैं, फेब 26 से लेके 24 मई तक, 95 डेज भी कह सकते हैं, 100 डेज भी कह सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। इसमें क्या करेंगे, कैसे सक्सेस जो है वो अश्योर होती है। तो पहली बात तो है 45 टेस्ट कम से कम हमें यहाँ पे सोल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ जीएस के, एंड उसके अलावा कम से कम 25 को जो हमें हमारे टेस्ट है सोल्व करने चाहिए, कम से कम सी सेट के। जब मैं बोलता हूँ कि सोल्व करने चाहिए, तो हमें उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी पढ़ने हैं। वो पूरी स्ट्रेटेजी उस टाइम पे बता दी जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हमारा मेन स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमें इतने सारे टेस्ट लगाने, ताकि हमारी प्रेपरेशन अच्छे से हो जाए। दूसरा है स्टैटिक रिवीजन, हम 1 से 2 घंटा डेली स्पेंड करेंगे, 1 to 2 आवर्स। करंट अफेयर्स पे हम एटलीस्ट 3 आवर्स डेली फोकस करेंगे, 3 to 4 आवर्स। ठीक है, एंड सी सेट पे हम 2 आवर्स फोकस करेंगे। तो ये आपका 8 to 9 आवर्स का प्लान होगा। गियर 3 में अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स प्री आपका हो गया है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस ओनली। ओके,
सो ये वो टाइम है हमारे जो 85 डेज 89 डेज जो भी आप बोल लीजिए, जिसमें हमें प्रिपेयर करना है अब यहाँ पे मेंस के लिए। इस पे हम आगे बात करेंगे। नाउ आईएएस सेंट्रल्स कमेंट। अब हम बात करते हैं जब मेंस 2025 के लिए हमने अच्छे से प्रिपेयर किया और कराया, सो व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना, उस पे हम बात करेंगे आईएएस सेंट्रल का क्या कमेंट है। देखिए, विजन स्टूडेंट्स मस्ट बी thoroughly prepared in answer writing by December 2025 because content is in our hands but answer writing is a different game। कंटेंट, अगर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर एवरी सिंगल क्वेश्चन इफ आई प्रोवाइड यू फॉर द मेंस एग्जाम एंड इट्स प्रिसाइज कंटेंट, स्टिल अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं है इन योर प्रैक्टिस, इन योर राइटिंग स्पीड, इन योर राइटिंग स्टेमिना एंड इन योर परसेप्शन अबाउट द एग्जाम, तो आप तब भी फेल होके आ जाएंगे, तब भी आप यहाँ पे फेल होने वाले हैं, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सो प्रैक्टिस जो है ना वो चीज़ों को फेमिलियर बना देती है, और फेमिलियरिटी इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई भी होता है, मान लीजिए आप जिस एज में हैं, अगर आप किसी यू नो नए फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या किसी से भी मिलने जा रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको उतनी ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता है, लेकिन जब आप 2-3 बार मिल लेते हैं तो आपको यहाँ पे फेमिलियरिटी की वजह से कंफर्ट फील होता है, फिर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। हर चीज़ में ऐसा ही हो जाता है। नई जॉब अगर आपकी लगी है तो फर्स्ट डे आपको थोड़ा सा अजीब फील होगा, सेकंड डे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, फिफ्थ डे पे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप यूज टू हो जाएंगे, फेमिलियरिटी इफेक्ट। तो आपकी जो नर्वसनेस है वो पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। हर चीज़ में ऐसा ही होता है ना। तो जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ना, वो एक अलग ही गेम है। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कितने भी क्वेश्चन दे लेने के बाद वो मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। एंड राइटिंग आंसर इज नॉट द सेम एज नोइंग कंटेंट। इट लुक्स इजी बट इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट स्किल टू मास्टर इफ यू स्टार्ट आफ्टर प्रीलिम्स। हमने ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो प्रीलिम्स का हमारा जो कंटेंट था उसकी वजह से इजीली वो प्री क्लियर कर गए। उनको भी नहीं लग रहा था कि प्री क्लियर होगा, बट दे क्लियर्ड इट। एंड नाउ फॉर द मेंस दे वर थिंकिंग लाइक सर अब क्या करें, हम तो मेंस में एंड अप हुए हैं, आके यहाँ पे लैंड हो गए एकदम से, अब क्या करें। तो उनको जितना भी प्रिपेयर करा सकते थे कराया, उनमें से काफ़ी सारे सक्सीड होने वाले हैं और कुछ ऐसे ऐसे हैं जो नहीं होने वाले। तो सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिली ना वो ये थी कि यहाँ पे प्रैक्टिस की कमी, कि प्रैक्टिस कैसे होगी। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फेल हो गई, सेकंड में हो गए, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में द एस्पिरेंट्स हु आर क्लियरिंग द एग्जाम, द की डिफरेंस और द की स्किल दे लर्न ओवर द ईयर्स और ओवर द अटेम्प्ट्स वॉज कि कैसे हम यहाँ पे अपने आप को काम रख सकते हैं एग्जाम में, कितनी हमारी प्रैक्टिस है, कितनी फेमिलियरिटी है इस पूरे प्रोसेस के साथ, और कैसे एग्जाम को परसीव करना है, वो सबसे बड़ा गेम होता है। उस पर अभी हम बात करेंगे। आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग आंसर्स, इट इज़ अबाउट सबटल पर्सनल मास्टरी। ये बहुत ज़्यादा हमारी पर्सनल मास्टरी के बारे में है। ये डिफरेंस पता है ये क्यों इतना स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, ये प्रीलिम्स और मेंस की वजह से इतना स्पेक्ट्रम क्रिएट होता है, क्योंकि जस्ट 3 months बिफोर द मेंस एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। एंड प्रीलिम्स एग्जाम जो है ना वो बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पे आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट हैव टू फाइंड आउट, है ना। वहाँ पे आपको उस आंसर को सिर्फ फाइंड आउट करना है और उसको मार्क करके आना है। वेर एज फॉर मेन्स यू हैव टू वोमिट एवरीथिंग, यू हैव टू रिफ्लेक्ट एवरीथिंग। आपको वो सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस करके आनी है, अच्छे से प्रोड्यूस करके आनी है, टाइम में प्रोड्यूस करके आनी है। तो वहाँ पे आप फैब्रिकेट कर रहे हो चीज़ों को, वहाँ पे एक आंसर आपके सामने है नहीं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस पर अभी बात करेंगे। सो द की एस्पेक्ट्स आर हाउ डू यू परसीव द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम को कैसे परसीव करते हैं। जब आपने मान लीजिए 100 दिन लगातार, ये वाला जो टाइम पीरियड है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फेब जो भी है, इसमें जब आपने बहुत सारे टेस्ट लिखे हैं मेंस के, आपने बहुत सारी आंसर राइटिंग की है और आपने पूरा थोरोली जो हम आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं 15 लेक्चर्स में आंसर राइटिंग होती क्या है एक्चुअली, तो उसके बाद आप इतना कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आप कैसे परसीव करेंगे एग्जाम को कि दिस इज जस्ट अ एग्जाम। मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, वो मेरे को वहाँ पे लिख के आना है और लिखना मैं जानता हूँ। तो एक वो परसेप्शन होता है। दूसरा परसेप्शन क्या है, कैसे परसीव कर रहे हैं आप एग्जाम को, कि आप एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में जाते ही एक फियर आपके अंदर आएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उतनी नहीं है। फियर आपको एक डिप्रेशन देगा, बेसिकली आपके दिमाग को सप्रेस करेगा, आपकी जो
जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको आपकी जो एक्टिव मेमोरी है, एक्टिव मेमोरी क्या होती है, जो आपका पूरा का पूरा जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है जो आपको याद आ सकती है वो कैसे आप वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। एक्टिव मेमोरी के ऊपर वो आपका लोड डालेगा वहाँ पे। डिप्रेशन उसी को बोलते हैं ना कि आपके दिमाग दिमाग को प्रेस कर देना कि उसको उठने ही ना देना। तो आप वहाँ पे फ्लरिश ना होके उल्टा एग्ज़ाम के फ़ियर से, एग्ज़ाम के डर से आप वहाँ पे गलत करके आओगे। इवन जो चीज़ें आपने परफेक्टली पढ़ी हुई है, आप उनको भी भूल जाओगे बिकॉज़ आपकी एक्टिव मेमोरी काम नहीं कर रही है और वो इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम को लेके जो आप पर्सीव कर रहे हो, वो ठीक नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस उतनी हुई ही नहीं थी। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो हाउ डू यू परसीव द एग्ज़ाम इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? एंड दिस परसेप्शन रिगार्डिंग द मेंस ओनली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ प्रैक्टिस। और वो जो लेवल ऑफ प्रैक्टिस है ना वो प्री से पहले ही किया जा सकता है उतना ज़्यादा अचीव। नाउ जस्ट थिंक ओवर इट, there is an aspirant who is preparing for the mains exclusively just after the prelims exam, and there is an aspirant who was preparing for the mains during the period of August, September, October, November, December. सो आप वो जो एज है ना आप उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिविंग रिजल्ट्स, ओके नाउ कुछ और टीचर्स हैं जो छोटा मोटा रिजल्ट दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स से हमारी चीज़ों को देख के, लेकिन वी आर 4 years अहेड ऑफ देम। हमारे पास जो मसल्स हैं रिसर्च की, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्टेमिना है, जो इंसाइट्स हैं, जो डेटा है, जो कॉन्फिडेंस है और जो रिस्क लेने की एबिलिटी है, वो उनके पास नहीं है। वो डेवलप होने में टाइम लगता है। यू कैन नॉट बीट द टाइम टाइम प्रोसेस। जो पूरा जो टाइम स्पेंड किया है, जो एफर्ट स्पेंड किया ना, आप उसको बीट नहीं कर सकते। आपकी इंटेलिजेंस बहुत अपर लेवल की हो सकती है, आपके और बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्किल्स आप में हो सकती है, स्टिल यू कैन नॉट बीट दैट हार्ड वर्क विच वॉज डन ड्यूरिंग दी ऑगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके? तो प्लीज़ इसको याद रखना। डू यू सी एग्जाम एज अ प्लेटफॉर्म टू शो वट यू नो, और डू यू फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दी एवरी टॉपिक्स यू स्टडीड? ये हुआ है इस बार एस्पिरेंट्स के साथ और ये हमेशा होता है। ये क्या यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप एग्जाम को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे देखते हो कि जो भी आप जानते हो आप सब कुछ वहाँ पे बता के आओगे, है ना? आप ऐसे देखते हो कि यार मेरे को ये सब लिख के आना है, मेरे को मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। एक तो वो परसेप्शन आपको, और दूसरा है कि आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो विद द टॉपिक्स जो आपने स्टडी किए थे, जो आपने थोरोली स्टडी किए थे, आप उनसे भी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, आपको उनके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। इट मीन्स योर एक्टिव मेमोरी इज गोन देयर, ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू लोड जो आपने वहां पे अपने आप को दिया है, तो आप वहां पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगेन द गेम ऑफ प्रैक्टिस। थर्ड, डज योर माइंड कोलैप्स अंडर प्रेशर और डज इट फ्लरिश इन द एग्जाम हॉल? जब बात आती है प्रेशर की, सो देर आर टू मेन काइंड्स ऑफ प्रेशर जिनकी हम बात करते हैं। फर्स्ट होता है ईयू प्रेशर और एक होता है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फियर वाला प्रेशर। ईयू प्रेशर क्या होता है, वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है चीज़ों को करने के लिए, लेकिन वो एक माइल्ड प्रेशर होता है, एक माइल्ड स्ट्रेस होता है। ईयू स्ट्रेस भी हम उसको बोलते हैं। एक माइल्ड स्ट्रेस होता है, वो आपको मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा चीज़ों को करने के लिए, बट वो आपकी मेमोरी पे, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ पे हमला नहीं करता है। और वो तब पॉसिबल होता है जब आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने खूब जब प्रैक्टिस कर ली, तो ऐसा नहीं है कि आपका सारा डर खुल जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा स्लाइटली, बट विच इज़ रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड है वहाँ पे सिंसियर बने रहने के लिए, आपको एक्टिवली हर चीज़ पे सोचने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन क्या अगर ऐसा हो जाए कि आप यहाँ पे कोलैप्स ही कर जाए पूरा का पूरा, तो ये होता है एस्पिरेंट्स के साथ। आर यू फियरफुल और फियरलेस ड्यूरिंग द एग्जाम? आप यहाँ पे फियरफुल थे या फियरलेस थे, वो भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगेन, फेमिलियरिटी इफेक्ट। कैन यू कामली यूज द नॉलेज यू हैव? क्या आप काम वे में, शांति से, आप आपकी सारे मेंटल एबिलिटीज वर्किंग है, आप काम कर पा रहे हैं आराम से, आपका पूरा फंक्शनिंग अच्छे से चल रही है, तो क्या आप अपनी सारी नॉलेज को यूज़ कर सकते हो? जब आपको बहुत कुछ नहीं भी आता किसी आंसर के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, तो भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो विद अ एक्टिव ब्रेन, बिकॉज यू आर अ लाइफ, है ना? आपने 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स की एक लाइफ जी है। यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दी UPSC exam, you cleared the prelims exam, so you know certain things, you can write answers, you can write creative answers because you have the knowledge. But if you are in pressure,
you will even forget all those things which you have studied recently, all those precise topics. So this is the problem. Now, how relaxed and balanced can you remain inside the exam hall? This is the entire phenomena. So IS Central now this year is working on two dimension. फर्स्ट इज द कंटेंट जो हमने मास्टरी कर ली है. कंटेंट में अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है, हमें मतलब कंटेंट का गोड बनना बाकी है अभी, ठीक है ना. अभी तो हम कुछ भी नहीं बने हैं. तो एक तो उस पर तो हम काम कर ही रहे हैं अभी, ठीक है ना. और दूसरा हमारा यहाँ पे है प्रैक्टिस. दो चीज़ें, इनसे होगा हमारा एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर. इट इज़ अबाउट दी IS सेंट्रल कम्युनिटी. IS सेंट्रल के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में है. एक कहावत है, मैं वो यहाँ पे बोलूँगा तो शायद कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं उसको ना बोल के उसको दूसरे तरीके से सिंपली बताने की कोशिश करता हूँ कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो सभी टीचर्स होते हैं अक्रॉस ऑल दी एग्जाम डोमेन्स लाइक IIT या जिसमें भी, सब यहाँ पे जीतते हुए घोड़े पे ही पैसे लगाते हैं और मतलब कि जीतते हुए घोड़े पे एफर्ट लगाते हैं. एवरी एवरी इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, उसका कोर मोटिव पता क्या होता है? बहुत बड़े बड़े गेम्स होते हैं. कोर मोटिव ये होता है कि जो एस्पिरेंट्स खुद से ही सुपर सिंसियर है, जिनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी है, जिनकी पहले से जिनकी अपब्रिंगिंग बहुत सही रही होगी या वो बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़े होंगे, तो उनका स्टडी मेथड भी अच्छा होगा, थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होंगे, थोड़ा ज़्यादा उनकी स्टेमिना होगा पढ़ने का. तो कैसे उनको अपने पास लाया जाए, क्योंकि होगा क्या कि वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट में ट्रांसलेट हो जाएगा. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी कम्युनिटी के बारे में. आई एम टॉकिंग अबाउट द IS सेंट्रल कम्युनिटी. मुझे नहीं पता कौन कहाँ से आया है. आई है ना, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया है. आपने आपके 2 अटेम्प्ट हुए हैं, 3 अटेम्प्ट हुए हैं. मुझे थोड़े से एस्पिरेंट्स के बारे में पता है, मैक्सिमम के बारे में मुझे नहीं पता, आपकी जर्नी के बारे में आई डोंट नो. सो माई मेन गोल इज दैट कि मेरे जो एस्पिरेंट है ना, वो चाहे किसी भी यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, बट देयर फिनिशिंग लाइन शुड बी द सेम. मतलब कि वो एक जगह पे एंड करे, और वो है यहाँ पे एग्जाम को क्लियर करना. और वो कैसे होगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ है अभी, और हम टीम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो यार ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो इंडस्ट्री में क्या चलता है वो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया बिना उस कहावत को बताए हुए, आप समझ ही गए होंगे. सो दिस मेंटल बैटल अपीयर्स इन प्रीलिम्स टू. ये जो मेंटल बैटल होती है ये प्रीलिम्स में भी होती है. क्या प्रीलिम्स में प्रेशर नहीं होता? लेकिन यार प्रीलिम्स में आपके सामने चीज़ें लिखी हुई है. सी, एक सबटल डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस में. प्रीलिम्स यूजुअली बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप थोड़ी देर के बाद ना स्ट्रेस भूल जाते हो, आपको ये रहता है कि यार कौन सा सही होगा इसमें से, तो आप ज़्यादा एंगेज हो जाते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, आप ज़्यादा एंगेज हो जाते हो वहाँ पे. लेकिन मेंस में तो आपको सब कुछ अंदर से निकालना है, आपके सामने कुछ नहीं है. वहाँ पे आप एंगेज होने के बजाय प्रेशर में आ जाते हो. कोग्निटिव लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका प्रीलिम्स के मुकाबले मेंस के अंदर. सो यहाँ पे क्योंकि आपको कंटेंट को प्रोड्यूस करना है, फैब्रिकेट करना है, आपको हर चीज़ का ध्यान देके चलना है. The biggest question, do we really understand the question well enough to fulfill its demand? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये भी प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकती है. क्या हमें ये भी पता है सच में, रियली डू वी नो कि क्वेश्चन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? क्वेश्चन देखने में उसका अगर आपने हल्का सा मीनिंग गलत यहाँ पे अगर आपने डिकोड कर लिया ना, कॉम्प्रीहेंड थोड़ा सा गलत कर लिया, तो पूरे आंसर की जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है. और ये जो सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, जिनकी टॉप रैंक्स आ रही है, वो भी कुछ आंसर्स में ये करके आते हैं. आप किसी की एक बार आंसर शीट को ना चेक करना, आपको पता चल जाएगा. सो ये चीज़ें हैं. द कॉर्नर टू रिकॉन इज प्रैक्टिस, एंड दैट टू बिफोर द प्रीलिम्स. सो क्या ऐसी चीज़ है जिसका सहारा हम ले सकते हैं? सो दैट इज to prepare, to practice before the prelims for the mains exam. Okay, September to December is the golden time to prepare, not just for the prelims but for the mains answer writing as well. use this period to unlock fears. आपके जो सारे डर हैं वो खत्म करने हैं. Again, I'm recollecting the थ्योरी जस्ट आई गेव यू, विच वॉज अबाउट दी कि हम किसी इंसान से अगर मिलते हैं तो हम शुरू में हमें डर लगता है ना, बाद में हमारा डर खुल जाता है, फेमिलियरिटी इफेक्ट. तो अनलॉक करने हैं तो सारे फियर्स है ना. दूसरा है बिल्ड मेंटल मास्टरी.
मेंटल मास्टरी क्या होती है वो पूरी डिकोड करेंगे, पूरा बताएंगे। रिमूव एज मैनी वीकनेस एज यू नो, और जितनी भी वीकनेस है वो सामने आ जाएंगी सारी प्रैक्टिस में, और फिर उनको रिमूव कर देंगे। इट इज़ ईजी टू डिक्लेयर दीज 4 months एज गोल्डन, नाउ दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम अगेन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टीचर्स, आई रियली अप्रिशिएट देम, वो वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो डाल रहे हैं कि भाई होश में आ जाना प्लीज़, इस टाइम पे पढ़ लेना, इस टाइम पे यू हैव टू प्रिपेयर। सो हमें पता तो है कि ये गोल्डन टाइम पीरियड है, बट द रियल चैलेंज लाइज इन स्ट्रक्चरिंग दैम प्रॉपरली एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, समथिंग 99% ऑफ एस्पिरेंट्स फेल टू डू। अब प्लान कैसे करें एग्जैक्टली वो वहाँ पे जाके फंस जाते हैं बच्चे। तो यार एक इजी प्लान बनाओ, एक ऐसा प्लान बनाओ जो 80% परफेक्ट हो, 100% परफेक्ट कुछ होता नहीं है। हमेशा अपने प्लान में एक फ्लेक्सिबिलिटी रखो। बहुत सिंपल टारगेट देता हूँ आज आपको। द बेस्ट प्लान जो होता है ना, जो सबसे अच्छा प्लान होता है, वो होता है जो आप सबसे जल्दी प्रिपेयर करते हो। एक बार बैठ के बस इतना सोच लो कि क्या-क्या चीज़ें हैं एग्ज़ैक्टली करने की। एक माइंड मैप बना लो कि ये हो गया मेरा ऑप्शनल, ये हो गया मेरा जीएस, ये सारी चीज़ें। अब उसके लिए मेरे को क्या-क्या करना है? क्योंकि आपको पता है कि मेन काम आपका करंट अफ़ेयर से होने वाला है। तो ऑप्शनल में आपको क्या पढ़ना है, वो आपको सारी चीज़ें पता हैं। सारी चीज़ें करके एक प्लान बनाओ बेसिक सा, और अब रियल सक्सेस लाइज़ इन द एग्ज़ीक्यूशन। अब उसको एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्लान मत करना। क्या होता है ना कि कई बार बच्चे प्लान करना स्टार्ट करते हैं, 2 दिन 3 दिन इन्वेस्ट कर देते हैं। नाउ दे आर सो सैटिस्फाइड विद द प्लानिंग इटसेल्फ कि वो उसके बाद आगे कुछ करते ही नहीं है। फिर उनको 1 महीने बाद दोबारा होश आता है, एंड बाय दैट टाइम जो प्लान उन्होंने बनाया था वो यूज़लेस हो चुका है, क्योंकि 1 महीना ऑलरेडी गया। तो ऐसे टेक इट ईज़ी, एक ईज़ी प्लान बनाइए। प्लानिंग इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, द रियल थिंग इज़ द एग्ज़ीक्यूशन, एक्शन। अगर आपका प्लान, अगर आपको लगता है कि ये परफेक्ट नहीं बना है, कोई बात नहीं, ना करने से तो वो 10 गुना अच्छा है। तो आपको परफेक्शन के पीछे भागना भी नहीं है, जस्ट प्रिपेयर, ओके। नाउ सो फाइनल नोट, नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग। पता होना होता है, सभी को पता है। किस एस्पिरेंट, कौन सा ऐसा एस्पिरेंट है जो इस वीडियो को देखने के बाद ये बोल देगा कि हमें ये बातें नहीं पता थी? सबको पता है, बट डूइंग इज डूइंग, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो यार वो करना है, डूइंग इज डूइंग, ठीक है। बोथ आर वेरी डिफरेंट। नाउ डिटेल्ड प्लान फॉर द प्रीलिम्स, इफ वी सी फेज 1, मैंने आपको बताया 8 सितंबर 2025 को, क्योंकि हमने 7 सितंबर को दिया था। कंटेंट तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, बट ये प्लान हमने 7th को दिया था, तो 8 से हम उसको काउंट कर रहे हैं। टू 15th February 2026, 5 लेक्चर्स पर वीक आपके सामने आएंगे। कभी कभी वो 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि आई एस सेंट्रल कंटेंट थ्रो नहीं करता। आई एस सेंट्रल की वो फिलोसफी नहीं है कि कुछ नहीं है तो भी कुछ कुछ भी दे दो। कई बार कंटेंट जेन्युइनली नहीं होता है, कई बार वो प्रिसाइज चीज़ें नहीं होती हैं जो पूछी जाएंगी, तो क्यों फालतू की चीज़ें देके हम आपका टाइम वेस्ट करेंगे? हम तो बैठ के बना देंगे, हमें तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा कुछ भी अनाप शनाप बनाने में। बना नहीं लग रहे हैं मैगजीन वाले, भाई 3-4 हज़ार पेज की मैगजीन को पब्लिश करते हैं, और उस मैगजीन में से क्वेश्चन 3 आते हैं, तो इसका मतलब वो क्या बैठ के बना रहे हैं वो सबको पता है। द हिंदू न्यूज़पेपर खोलिए, अनाप शनाप जो भी सामने आ रहा है कवर कीजिए, डेली के 100 आर्टिकल आते हैं। बट हेयर वी आर डूइंग प्रिसीजन थिंग्स, तो वहाँ पे हो सकता है कभी पीडीएफ मिस भी हो जाए, कभी ना भी आए। कभी आपको दिखेगा कि शायद कोई पीडीएफ 3 पेजेस की जगह 10 पेज भी हो जाए, डिपेंड करता है कंटेंट पे। सो आपका एम कंटेंट, यहाँ पे कंटेंट के पीछे ना भाग के एग्जाम को क्लियर करना होना चाहिए। सो दिस इज द थिंग। लेक्चर फॉर्मेट वो बताया हमने आपको। अभी लेक्चर्स का एक बैकलॉग है जिसको हम पूरा करना भी स्टार्ट करेंगे। कुछ लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कराए हैं। सो 30 to 40 मिनट्स के ये सारे लेक्चर होंगे। अभी जो आएंगे, जो ड्यू हैं, वो आपके लिए रिवीजन का काम करेंगे। वीकली टेस्ट कंडक्टेड एवरी वीकेंड, और जो टेस्ट अभी तक जो दे दिए गए हैं वो दे दिए गए हैं। बाकी के जो टेस्ट है, काफ़ी एस्पिरेंट्स के ये डिमांड आई थी कि सर वीकेंड पे रखिए, तो वीकेंड पे रखेंगे टेस्ट अब, ठीक है। फेज 2 ड्यूरेशन 16 फरवरी से लेके अगर हम 10 मई तक देखें तो 84 डेज हमारे सामने निकल के आते हैं, क्योंकि हम 95 डेज या 98 डेज भी नहीं ले रहे, हम 84 डेज ही इसको मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर 1 लेक्चर डेली, यहाँ पे 1 लेक्चर अब डेली आएगा इस 84 डेज के टाइम पीरियड पे आपके सामने। इस 84 डे लेक्चर्स में आपके लिए नए करंट अफेयर्स प्लस जो आपने पिछले पढ़े हैं इन कुछ महीनों में, वो भी यहाँ पे आपके सामने उनमें से भी प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेक्चर फॉर्मेट, ईच lecture will have 4 to 5 pages of notes and a video session of approximately 35 to 40 minutes. Assessment full length test conducted on alternate days. जो मैंने बताया था ना 40 to 45 टेस्ट आपको सोल्व करने हैं, तो वो हम यहाँ पे इसी कोर्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे। नाउ डिटेल्ड प्लान फॉर मेंस,
वो क्या है, वी विल डिवाइड द एंटायर मेंस प्रेपरेशन इन 2 फेजेस। फेज 1 ऑफ मेंस 15 सितंबर से लेके 15 फरवरी तक, ठीक है, अप्रोक्स 153 डेज। इसमें एक तो है कंटेंट प्रिपरेशन और दूसरा है आंसर राइटिंग, जीएस प्लस एसए। तो इस कोर्स में आपके एसए भी इंक्लूडेड है। नाउ यू सी, इस कोर्स में एक्चुअली कॉम्बो कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स का पूरा इसमें इंक्लूडेड है, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड है। मेंस में आपकी, अगर हम इस कोर्स में अगर आंसर राइटिंग ना भी आपको कराए तो हमारा कुछ नहीं जा रहा। अगर हम इस कोर्स को मार्केट करते हैं सिर्फ कंटेंट के वे पे, तो हमने इतना रिजल्ट दिया हुआ है कि पीपल विल बाय, पीपल विल ज्वाइन, है ना, हमें ज़रूरत नहीं है वो हार्ड वर्क करने की। बट एज आई सेड कि हम कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हमें वो रिजल्ट लेके आना है, एक इतना मैसिव रिजल्ट लेके आना है, एक ड्रीम रिजल्ट है जो अचीव करना है इस साल में 2026 में। ये उसके लिए अटैम्प्ट किया जा रहा है, ये उसके लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसी कोर्स में आपको एसए भी मिल रहा है, जीएस का कंटेंट भी मिल रहा है, इसी में आपको क्या बोलते हैं, पूरा करंट अफेयर जो हैं वो तो सारे आ ही रहे हैं, साथ में आंसर राइटिंग भी हो रही है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है, बहुत कुछ हो रहा है। टू डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ आंसर राइटिंग अगर हम बात करें तो पहले कंटेंट प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। मेंस करंट अफेयर्स कंटेंट जो है वो तो चलेगा ही, जीएस 1 2 3 4 का वन कॉम्बाइंड पीडीएफ आएगा एवरी फोर्थ डे पे। ये जो टाइम पीरियड है ना मेन से पहले का, ये 5 महीने का, सितंबर से लेके फेब तक का 153 डेज में, इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 40 पीडीएफ्स आपके आएंगे एवरी फोर्थ डे पे, ठीक है। टोटल पीडीएफ 38 के आसपास हो जाएंगे, प्लस 8 to 10 सेपरेट ऐसे पीडीएफ भी होंगे आपके लिए। नाउ अगर हम बात करें इसमें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग के जो बेसिक्स हैं उन पे हम काम करेंगे। लेक्चर्स फॉर जीएस एंड एसए आएंगे, 15 लेक्चर्स पे हम काम करने वाले हैं, जो 15 ऑफ सितंबर से 30 ऑफ अक्टूबर, मतलब आज का जो ये लेक्चर है ये एक्चुअली कल आना चाहिए था, लेकिन आज हम क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस वाले लेक्चर के थ्रू, तो कल आपका वो वाला लेक्चर आएगा, 17 से ये स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं इनमें। तो 15 जो लेक्चर्स हैं वो आपके आएंगे यहाँ पे 30 ऑफ अक्टूबर को तक, मतलब कि आपको एवरी थर्ड डे एक लेक्चर यहाँ पे आएगा, पूरे लेक्चर नीचे दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी बता दी आपको। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अब ये अगला पार्ट है, ये कब स्टार्ट होगा, ये डिकोड एंड लाइव आंसर राइटिंग सेशन 20 सेशंस होंगे फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर टू 30th ऑफ नवंबर। यहाँ पे कोई देर इज़ नो ब्रेक, कंटिन्यूसली हम यहाँ पे काम करेंगे 20 दिन तक। उसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड राइटिंग कंप्लीट आंसर्स इन रियल टाइम। हम लाइव सेशंस रखेंगे, उन लाइव सेशंस में पूरा का पूरा यहाँ पे आपका क्वेश्चंस को हम डिकोड करेंगे, आपको अलग अलग चीज़ें देंगे कि एग्जैक्टली कौन सी ठीक है आप बताइए, देन उसके बाद हमें आंसर लिखना है, वो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। आंसर राइटिंग लेक्चर्स फॉर दी मास्टरी, ये कौन से लेक्चर्स हैं, ऐसी कुछ की थिंग्स हैं जो हम जानते हैं। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ आज के टाइम पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में कुछ ऐसी चीज़ें जो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमने इतना अच्छा खासा वर्क किया है मेंस 2025 पे। तो हमारे पास जो कंटेंट है वो हम यहाँ पे डायरेक्टली ना लिख के हमने इन लाइंस को थोड़ा जनरल रखा है, ताकि चोरों को समझ में ना आए जो यहाँ पे कंटेंट चुराने के लिए आते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर राइटिंग एंड इट्स कोर पर्पस, मीनिंग ऑफ टर्म्स के 2 सेशंस आएंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कंटेंट एनरिचमेंट टूल्स, उन सब के ऊपर बात होगी। फिर हाउ टू हेल्प द एग्जामिनर नॉट जस्ट टू सेटिस्फाई बट टू डिलाइट देम, common mistakes in content coverage, common mistakes in perception regarding the exam and exam hall strategy, how to flourish, कैसे flourish करेंगे वहाँ पे, structure and design of answers, कैसे structuring करनी है, क्या होती है precise structuring जिससे marks आएंगे ही आएंगे, वो सारी चीज़ें। tilt of the answer, very very important, answer based on the issue, प्लस में बेस्ड ऑन दी आपका जो टर्म है उसकी वजह से किधर टिल्ट होगा। लवली, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो एस्पिरेंट्स को नहीं पता होती है, और ये आपको पता चलती है फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट में जाके। तो उस पर अभी से काम करेंगे कि आपका जो आंसर है ना उसकी टिल्ट किधर होगी। आंसर एनालिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरफ जाएंगे, आंसरिंग ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन वो किस तरफ जाएंगे, वो सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। बैलेंस इन दी आंसर, वेयर नीडिड एंड वेयर नोट, बैलेंस रखा जाता है आंसर राइटिंग में, कहाँ पे नीडेड होता है और कहाँ पे खुल के जाया जाता है, उस पर बात करेंगे। एनालाइजिंग टॉपर्स आंसर्स, मतलब इन चीज़ों को याद करके ना गूज बम्स आ रहे हैं इनको, ये हमने मेंस 2025 के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमने फील की, हमने देखी, हमने समझी, हमने बहुत कुछ असेसमेंट किया, तो मतलब वो मेमोरीज याद आ रही है, वो पिक्चर मेमोरीज दिमाग में बन रही है कि हम कहाँ पे बैठे हुए थे एग्जैक्टली इन चीज़ों को समझते हुए, देखते हुए, उस टाइम पे हम क्या बात कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे। सो दिस इज लवली। नाउ आंसर जीएस,
पेपर वाइज लाइक 1 2 3 4 के आंसरिंग में ही क्या कोर डिफरेंसेस होते हैं उन पे बात करेंगे। देन व्हाट इज एन एसे एंड इट्स डिमांड, व्हाट इज एन एसे इट्स डिमांड पार्ट 2, ये सारी चीज़ें। और ठीक है, ये हो गया। नाउ आंसर राइटिंग सेशंस इन फेज 1 11 नवंबर 2025 से लेके 18 नवंबर 2025, ये यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें जो शुरू के जो 8 दिन है इसमें क्या करेंगे, 8 क्वेश्चन डिकोडिंग सेशन हम रखेंगे। जो ऊपर बताया था ना उसी को अब थोड़ा और डिकोड कर रहे हैं, जो 11 नवंबर से 30 नवंबर तक का था। इसमें 8 क्वेश्चन डिकोडिंग सेशन रखेंगे। फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ क्वेश्चंस, ब्रेकिंग देम इनटू डायमेंशंस, फाइंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग एंड प्रैक्टिसिंग लाइव आंसर राइटिंग। ठीक है। और फिर 19 से लेके 30 तक हम सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग करेंगे प्रॉपरली बैठ के। ठीक है। ऐसे राइटिंग सेशंस इन फेज 1। फिर उसके बाद नवंबर के बाद 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक हम ऐसे डिकोडिंग एंड आउटलाइनिंग करना सीखेंगे। ऐसे को कैसे डिकोड किया जाता है, टॉपिक का एग्जैक्टली क्या मीनिंग है और उसकी आउटलाइन कैसे क्रिएट की जाती है, और आउटलाइन के ऊपर ही हम फिर पूरा अपना आंसर जो ऐसे होता है वो लिख पाते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे 6 दिसंबर से लेके 12 दिसंबर तक, अगले एक हफ्ते तक, 7 डेज तक हम यहाँ पे इंटेंसिव ऐसे राइटिंग करने वाले हैं। 2 फुल एसेज, राइटिंग 2 फुल एसेज डेली फॉर 7 कंजिक्यूटिव डेज। सो 3-3 घंटे के लाइव सेशन हम रखेंगे जिनमें हम ये एसेज लिखने वाले हैं। दिस वे योर नवंबर दिसंबर ब्लॉक बिकम्स द मोस्ट इंटेंसिव ट्रेनिंग फेज, 20 आंसर राइटिंग सेशन एंड 14 ऐसे ड्रिल इन 1 वीक। ये आपके लिए हो गया। फेज 2 ऑफ मेंस, अगेन वही है कि हमारा यहाँ पे जो प्रीलिम्स के बाद का टाइम पीरियड है 85 टू 89 डेज या 80 डेज कह लीजिए, हमारा जो टाइम पीरियड है इसमें हमें प्रिपेयर करना है डेली लेक्चर्स इन फेज 2। डेली लेक्चर्स होंगे पहली बात तो फेज 2 में, क्योंकि ये कंटेंट का टाइम है। तो अब यहाँ पे डेली लेक्चर्स आएंगे, अप्रोक्स 240 टॉपिक्स जो है वो कवर होंगे। इस बार भी 240 हुए थे, नेक्स्ट ईयर भी 242 टॉपिक्स उस टाइम पे कवर किए जाएंगे। पेज काउंट में वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन टॉपिक। अब यार ये मेंस है, फ़ॉन्ट कोई बच्चा आके बोलता है फ़ॉन्ट सर बड़े कर दो, पढ़ने में दिक्कत होती है, हमारा चश्मा हमें लगा हुआ है और हमें थोड़ा-सा विज़न की प्रॉब्लम है, बड़ा कर दिया। कोई बोलेगा सर वो पंच करने में दिक्कत हो रही है तो इस साइड में थोड़ा-सा मार्जिन छोड़ दीजिए ताकि हम उसको फ़ाइल बना सकें, छोड़ दिया। अब कोई आके बोलेगा कि सर एक टेक्स्ट के लिए, नोट्स बनाने के लिए खाली स्पेस छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। तो अब कोई बोलेगा कि सर मॉडल आंसर्स प्रॉपर लिख दीजिए, एग्जाम्पल्स लिख दीजिए और क्वेश्चन प्रॉपर बना दीजिए, उसका सारी चीज़ें कर रहे हैं, पेजेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे ऐसे महानुभाव दिखते हैं हमें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं होते बट कुछ ही होते हैं, लेकिन सर में दर्द कर देते हैं वो लोग। मान लीजिए हमने बोल दिया कि यार 250 पेजेस का कंटेंट है या 200 का या 150 पेजेस का कंटेंट है, जैसे ही 150 151 या 152 होएगा ना, मैसेज आ जाएगा कि ये तो 151 या 152 हो गया। इतना बुरा हाल है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे प्रेपरेशन में आ जाते हैं। यार चले जाएंगे 20-30 पेजेस ऊपर भाई। आप एक बार देख तो लो कि बाकी के जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनके क्या फ़ॉन्ट साइज़ है। उनके 8 फ़ॉन्ट साइज़ पे बनते हैं, हमारे 12 या 13 पे बनते हैं। आपकी ईज़ के लिए ही है, इतना सारा स्पेस खाली है बीच में। आपको पता भी है पीडीएफ की स्ट्रक्चरिंग कैसे की जाती है। लोग ना 1000 पेज के कंटेंट को 200 पेज में फँसा देते हैं। ज़बरदस्ती 2-2 पैरेलल वो बना के, कंटेंट बॉक्सेस बना के, और बीच में स्पेसिंग पूरी खत्म करके। कभी एक बार सॉफ्टवेयर खोल के बैठना एक, और उस पे पीडीएफ बना के देखना, पता चलेगा आपको कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कब 200 पेज 1000 हो गए, कब 1000 पेज 200 हो गए। तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इस बार पहले ही बता के चल रहे हैं, ठीक है। लाइव आंसर राइटिंग एंड और हमें ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं, इसीलिए बता के चल रहे हैं कि हाँ थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये वीडियो सुन लेना, आगे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बनाएंगे, मत आना यहाँ पे, ठीक है। लाइव आंसर राइटिंग एंड साइमुलेशंस इन फेज 2। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी वजह से जो सिंसियर बच्चे हैं ना उनके साथ अन्याय होता है। आपने देखा होगा, हमने एक पीडीएफ डाला था लास्ट में मेंस से पहले, एक दिन पहले ही, जिसमें हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर किया हुआ था। वो टॉपिक्स थे जो एग्जाम में जाने थे, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो जाने थे, जो लेकिन उनकी वजह से नहीं जा पाए, जो 2-2 पेजेस के ऊपर क्राई कर रहे थे, इसलिए वो नहीं जा पाए। उनको क्या करना होता है, उनको सारे कोचिंग्स पढ़ने होते हैं, उनको सारे मैगजीन्स पढ़ने होते हैं, उनको ट्रस्ट ना अपने ऊपर होता है ना हमारे ऊपर होता है। कितना भी रिजल्ट दे लीजिए तब भी उनको ट्रस्ट नहीं होता है, और फिर वो हमारा यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है ना उसको आगे वेस्ट करते हैं। नाउ लाइव आंसर राइटिंग एंड सिमुलेशन इन फेज 2, फ्रीक्वेंसी 1 लाइन लाइव सेशन एवरी 4th डे। तो एवरी 4th डे पे एक लाइव सेशन होगा, तो 20 लाइव सेशन हमारे होंगे। लंबे सेशन रखेंगे और इसमें हम अपनी आंसर राइटिंग प्रॉपरली करेंगे। डिकोडिंग क्वेश्चन हो गया, टैकलिंग टफ एंड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया,
सिमुलेटिंग रियल एग्जाम प्रेशर हो गया, बिल्डिंग मेंटल रेडीनेस, और ये सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे। समरी आपने सभी ने पढ़ ही ली होगी, इस वीडियो में पूरा मैंने आपको बता भी दिया। अगली जो वीडियो आएगी वो हमारा यहाँ पे जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, व्हाट इज़ आंसर राइटिंग एंड इट्स कोर पर्पस, उसके ऊपर आएगी। तो लेट्स प्रिपेयर, और इस बार काम करते हैं आईएएस सेंट्रल कम्युनिटी को लेके, आईएएस सेंट्रल की कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी का जो एवरी सिंगल मेंबर है, जो सारे एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में, और इस बार प्रॉपर रिजल्ट्स लेके आते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में। हम जीतते हुए घोड़े पे पैसे नहीं लगा रहे, मतलब कि हम जीतते हुए घोड़े पे सिर्फ एफर्ट्स नहीं कर रहे, हम यहाँ पे, अब फिर अगर अगेन मैं कहूँगा तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाएगा, हम अपने खुद के एस्पिरेंट्स यहाँ पे अच्छे एस्पिरेंट्स तैयार कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवर ओन हॉर्सेज, इफ़ वी कैन से, ओके। तो हम अपने यहाँ पे खुद ही अपने हॉर्सेज को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम उनको आगे लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।